हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। और आ गया मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतम गुप्ता। एंड आई कम बेयरिंग गिफ्ट्स। भैया, आने वाला है हमारा G2 का बैच December 2, जो कि कल से है हमारा G2 का बैच शुरू होने वाला है। और भैया, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ इस G2 के बैच में, क्योंकि सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है एट 55% ऑफ यूजिंग कोड CSG। साथ ही साथ अगर आप जैसे ऐसे बोलना चाहते हो कि नहीं सर, मैं सिर्फ लॉ और ऑडिट पढ़ना चाहता हूँ, तो सिर्फ लॉ एंड ऑडिट का भी कोर्स आपको 11,500 में मिल जाएगा। वो भी 55% ऑफ पर है, बट सिर्फ और सिर्फ कोड CSG पर, और किसी कोड पर नहीं, क्योंकि एक ही एजुकेटर का कोड लगाना है ना। लगाओ गुप्ता जी का कोड, आओ भैया, टेस्ट सीरीज के साथ आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं तो चलिए सर, फिर शुरू करते हैं। आ जाइए, देख लेते हैं एक बार ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर आ रही हैं। ओके, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, हम लोग टॉपिक कर रहे थे आपका ऑडिट एविडेंस वाला। हम लोग ने काफ़ी चर्चा ऑडिट एविडेंस के बारे में की थी, और जो हमारी आखिरी चर्चा ऑडिट एविडेंस के बारे में होके रुकी थी वो थे ऑडिट प्रोसीडियर। तो आज हम कहानी शुरू ही ऑडिट प्रोसीडियर से करेंगे। हमने आपको बताया था कि देखो, आज 30 नवंबर है, ठीक है, और ये 30 नवंबर को हमारा अगला लेक्चर हो रहा है ऑडिट प्रोसीडियर के बारे में। हमने आपको लास्ट ही बताया था कि ऑडिट प्रोसीडियर का क्या मतलब होता है। ऑडिट प्रोसीडियर मतलब एविडेंस कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो इसमें दो तरह के प्रोसीडियर आते हैं। एक आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर रैप, जो होगा ऐसे 315 में, और एक आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीडियर फैप, ठीक है, जो होगा 330 के ऐसे में। फैप के अंदर दो तरह के प्रोसीडियर होते हैं, एक होता है कंप्लायंस, एक होता है सब्टेंटिव। सब्टेंटिव ऑब्टेन करने के मेथड हमने आपको ऑलरेडी बता दिए, दैट ICI ऑब्जर्व एक्सटर्नल परफॉर्मेंस, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। अब बात यह है कि 315 में आखिरकार ऑडिटर करता क्या है। सर, 315 का जैसा नाम है कि ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी, तो ऑडिटर ना क्लाइंट के साथ से बैठता है। वो क्लाइंट की एंटिटी के बारे में जानना चाहता है, वो क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल के बारे में जानना चाहता है। मतलब जानना चाहता है इन द सेंस, वो ये जानना चाहता है कि क्लाइंट के नज़रिए से ये चीज़ें हैं भी कि नहीं, कि क्लाइंट के नज़रिए से उसने इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्टेंट है कि नहीं, उस इंटरनल कंट्रोल को उसने इम्प्लीमेंट कराया है कि नहीं, और उसकी एफिशिएंसी वो टाइम टू टाइम चेक करता है कि नहीं। ये एक बार वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीडियर में ये चीज़ समझ गया ना, अब ऑडिटर क्या करेगा, उसके ऊपर फैप लगाएगा। मतलब वो अब अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्वांटिफाई करेगा, चेक करेगा कि जो क्लाइंट ने बोला है वो सच में क्लाइंट ने किया है या नहीं किया है। मैं बहुत स्लो गया हूँ 315 330 में, उसके पीछे रीज़न ये है बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेस। और अक्सर क्या होता है, बच्चा इसी चीज़ में मतलब खो जाता है कि आखिरकार इन दोनों एसेस का मतलब क्या है। 315 सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए है, चेकिंग करने के लिए एक्चुअल में 315 नहीं 330 है, ठीक है। अच्छा, तो एक सेगमेंट ये हुआ। अगला पैरा जो मैं एकदम इंस्टीट्यूट मटेरियल के हिसाब से चल रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, बच्चा बोलता है मेरे को ये वाले नोट्स चाहिए, तो ये नोट्स ना एवरीडे लेक्चर के बाद CA_शान_गुप्ता, मेरा जो इंस्टा पेज है, इस पर आप जाओगे तो वहाँ पर बायो में ड्राइव का लिंक है। मेरे बायो में 4 लिंक है, एक सब्सक्रिप्शन का है, एक बायो में लिंक है ड्राइव का, उसमें CA इंटर के फोल्डर के अंदर ऑडिट के फोल्डर में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। बायो में लिंक है, और फॉलो भी कर लेना यार, इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, फॉलो भी कर लेना, ठीक है। तो अब अगला पैरा क्या चीज़ पर आता है इंस्टीट्यूट मटेरियल के हिसाब से, वो आता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर। तो भैया, अब हमारी थोड़ी बात होगी मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में। तो सबसे पहला सवाल बच्चों का आता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट हु, कौन हो तुम, ये कौन है जिसने मुझे पलट के नहीं देखा, आखिरकार मैनेजमेंट एक्सपर्ट तुम हो कौन। सर देखो, मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो आदमी है जिसको मैनेजमेंट ने हायर किया है, ठीक है। ये एक इंडिविजुअल होगा, या हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसको मैनेजमेंट ने हायर किया है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जैसे एक एग्जांपल हो सकता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है, जिसको मैनेजमेंट ने हायर किया है एसेट की वैल्यू को रिवैल्यू करने के लिए, या इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने के लिए। या ये कोई साइट सर्वेयर हो सकता है कि अगर जैसे मान लो जो कंपनी है आपकी, वो रियल एस्टेट में काम करती है या हाउस बिल्डिंग में काम करती है, तो ये आदमी कौन हो सकता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, वो आदमी
जो रियल एस्टेट का सर्वेयर रिपोर्ट बनाता है, वो आदमी हो सकता है, या एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, या तो एक इंडिविजुअल, एक अकेला आदमी है, या एक पूरी संस्था है। ठीक है, अच्छा, तो हु तो डिसाइड हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख लो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है। अभी आगे जाके एक पॉइंट आएगा ऑडिटर का एक्सपर्ट। जैसे कभी कभार क्या होता है, अगर ऑडिटर को मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पर भरोसा नहीं है, या ऑडिटर कहीं पर अपने ऑडिट के दौरान एक ब्रिक वॉल हिट कर गया। ब्रिक वॉल हिट कर गया मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि वो मैटर, ऑडिटर क्या है, वो अकाउंटिंग, फिनेंस और लॉ का एक्सपर्ट है। उसके सामने एक मैटर आ गया, लेट्स से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के रिलेटेड, कि इन्वायरमेंट में कितना पोल्यूशन अलाउड है, कितना केमिकल कॉम्पोजिशन, गैस का कॉम्पोजिशन क्या है, वो चेक करना। अब ये तो ऑडिटर नहीं कर पाएगा, ये तो उसके स्कोप के बाहर है। ये थोड़ी ना सिखाया जाता है हमें कि भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कितना हाइड्रोजन, कितना क्लोराइड मिलाना है, ये थोड़ी ना करते हैं हम लोग। तो उसके लिए ऑडिटर भी एक्सपर्ट बुलाएगा, तो वो बाद में आएगा, बट ये मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है। अब सोचने वाली बात ये है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें कही हैं, उनके स्टेटमेंट के बारे में या कोई चीज़, जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट ने अपनी रिपोर्ट बनाई है। तो ऑडिटर कैसे भरोसा करेगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे? तो एक मेरी बहुत एक फेवरेट सीरीज है, ठीक है, सूट्स। तो उसमें हार्वी स्पेक्टर बोल के एक कैरेक्टर है, तो वो हमेशा बोलता है आई डोंट प्ले द गेम, आई प्ले द मैन। तो यहीं पर मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम आ जाएगा। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम चेक करने की जगह मैनेजमेंट एक्सपर्ट को चेक करेगा कि एक्सपर्ट ऑनेस्ट है कि नहीं। अगर एक्सपर्ट ऑनेस्ट निकल गया, ठीक है, तो मैनेजमेंट तो ऑटोमेटिकली उसका काम भी ऑनेस्ट होगा। सो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग एंड चेकिंग इज वर्क, यू प्ले द मैन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहां से निकल के आता है, रोल ऑफ ऑडिटर। अगर मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट रखा है, तो इसमें ऑडिटर का क्या रोल होगा फिर? व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑडिटर? ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर चेक करेगा मैनेजमेंट का सीओओ। क्या चेक करेगा? मैनेजमेंट का सीसीओ, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का सीसीओ। सीसीओ क्या होता है सर? सीसीओ क्या होता है सब लोग लिखेंगे, और मैं यहां पर फुल फॉर्म नहीं लिख रहा क्योंकि मैं चाहता हूं आप याद रखो और क्लास में ध्यान दो। सीसीओ, सी फॉर उसका कंपिटेंस, सी फॉर उसकी कैपेबिलिटी, ओ फॉर उसकी ऑब्जेक्टिविटी। सी फॉर उसका कंपिटेंस, सी फॉर उसकी कैपेबिलिटी, ओ फॉर उसकी ऑब्जेक्टिविटी। सीसीओ, सी फॉर उसका कंपिटेंस, कंपिटेंस मतलब प्रॉपर डिग्री है कि नहीं, सी फॉर कैपेबिलिटी, प्रॉपर एक्सपर्टाइज है कि नहीं, ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्ट है कि नहीं। उसके साथ साथ यहां पर प्ले द मैन हो गया। नेक्स्ट में क्या करेगा ऑडिटर? ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज वर्क। कि भैया इसने जो काम किया, अब देखो सर काम पूरा समझ में थोड़ी ना आ जाएगा, क्योंकि वो काम मैं एज एन ऑडिटर कभी सीखा ही नहीं, मैं सर्वेयर थोड़ी ना बिल्डिंग का सीमेंट उमेंट चेक करता था। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज वर्क मतलब उसका काम समझने की कोशिश नहीं करनी है, उसके काम करने का मेथड समझना है, मेथड दैट ही यूजेस। दिस कुड बी आई कि सीमेंट को वो कैसे वेरीफाई करता है, डज ही डू इट इलेक्ट्रॉनिकली माइक्रोस्कोप के अंदर, या इतना एक्सपर्ट है कि मैनुअली छू के पता कर लेता है। मेथड क्या है काम करने का, ठीक है। और जब ये दोनों डिसाइड हो गए, अब ऑडिटर देखेगा, अब ऑडिटर का डिसीजन मेकिंग होगा, अब ऑडिटर के दिमाग में अपना डिसीजन आएगा। अब ऑडिटर डिसीजन मेकिंग करेगा कि भैया कैन वी यूज मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क एज ऑडिट एविडेंस। अब वो सोचेगा कि क्या हम लोग मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क यूज कर सकते हैं एज ऑडिट एविडेंस की नहीं। दिस इज द डिसीजन ही विल टेक कि कैन वी यूज द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, यस और नो। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अब वो सोचेगा, ठीक है, कि हम क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहां तक हुआ सर?
यहां तक हुआ। अब ये हो गया मैनेजमेंट एक्सपर्ट का ओपनिंग। ठीक है, अभी मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर ही बात चलेगी थोड़ी देर। ठीक है, अब बात आएगी सर कि कौन सी इंफॉर्मेशन हम लोग यूज कर सकते हैं एज ऑडिट एविडेंस। अगले पैरा में मूव किया, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम खत्म हो गया। मैनेजमेंट एक्सपर्ट को गोला मार दो। गोला मार दो मतलब उसको बॉक्स में डाल दो। दैट इज व्हाट आई मींट। तो अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट को गोला मार दिया, उसको बॉक्स में डाल दिया। अब कहानी ये आती है इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। कौन सी इंफॉर्मेशन ऑडिट एविडेंस की तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम आपको दो सिचुएशन के बेसिस पर इसको बताएंगे। ठीक है, तो पहले एक सब हेडिंग टाइप का दे देता हूं, इन्फो टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। ज़रूर से बताना आपको कैसा लग रहा है रिवीजन सीरीज करने में। ये पहली बार मैं ऑडिट की रिवीजन सीरीज ले रहा हूँ। ठीक है, एंड आई हैव नो शेम इन कमिटिंग टू दिस दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टीचिंग ऑडिट ऑनलाइन। ठीक है, एंड आई एम स्टिल गिविंग पूरा एफर्ट टू सी दैट आई वांट कि बच्चे बहुत बढ़िया से करें। प्लस पे पहली बार पढ़ाया मैंने और फर्स्ट टाइम मैं रिवीजन ले रहा हूँ। आपको जैसा भी लगे, कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना, और अगर कहीं पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो भी बताना। ठीक है, आई एम ऑलवेज रेडी टू टेक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, बताना ज़रूर कमेंट में। तो दो सिचुएशन है सर यहाँ पर। एक है सिचुएशन 1, ठीक है, इन्फो टू बी यूज्ड, और एक है सिचुएशन 2। तो दो सिचुएशन है सर। क्या सिचुएशन है, चलो देखते हैं। पहला सिचुएशन नंबर 1 ये है, वेयर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व्ड। अब यहां पर ये सिचुएशन 1 को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम लोग किसी चीज को ऑडिट एविडेंस की तरह यूज करना चाह रहे हैं, पर बात यह है कि उसमें मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व्ड था। ठीक है, उसमें मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व था। ठीक है, तो अब क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व था तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। हमें पहला ध्यान रखना है सर कि हमारा रोम कैसा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो जो एरिया है जिसमें एक्सपर्ट इन्वॉल्व्ड है, वो एरिया कितना ज्यादा रिस्की है, कितना ज्यादा रिस्की है। एक 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 मशीनरी है। ठीक है, एक मशीनरी है, वो मशीनरी का जो वैल्यू है वो टोटल प्लांट एंड मशीनरी का 90% वो है, और उसकी वैल्यूएशन में एक एक्सपर्ट इन्वॉल्व है। तो यहां पर तो रिस्क बहुत ज्यादा हाई है कि अगर एक भी मिस स्टेटमेंट हुआ उसका फिनेंशियल इंपैक्ट कंपनी को हिला के रख सकता है। तो पहले मेरे को देखना है कि उस चीज का रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है। दूसरा, it will also depend upon the nature and complexity of the matter. It will also depend upon the nature and complexity of the matter. अब देखो सर, किसी मशीनरी की यूजफुल लाइफ पता करना अपने में एक बहुत बड़ा टास्क है। मैं फिजिकल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा, यूजफुल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ कि मशीनरी कब तक चलेगी। ठीक है, मशीनरी कितना लंबा कंटिन्यू करेगी, व्हाट विल बी द टाइम ड्यूरेशन फॉर द मशीनरी टू एग्जिस्ट। तो यहां पर आ जाती है बात नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी देखने की। ठीक है, तीसरी बात पता है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है, वेदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज एन एम्प्लॉय। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो क्यों। देखो सर, अगर वो एक थर्ड पार्टी एक्सपर्ट है तो मैं एज एन ऑडिटर उस पर ज़्यादा भरोसा करूंगा। बोलो क्यों। क्योंकि मेरे को पता है ना कि उसका कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में। कल को अगर ये कंपनी ने उसको मना भी कर दिया कि तुमको एक्सपर्ट नहीं रखेंगे, उसके पास और क्लाइंट होंगे, लेकिन अगर वो इसी कंपनी में एम्प्लॉई और एक्सपर्ट है ना, तो हमको शक होगा। यही सेम चीज़ इंटरनल ऑडिटर के साथ भी होती है। ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटर चेक करता है, स्टैट्यूटरी वाला, ये देखने के लिए कि ये आदमी कितना सच्चा है। वहां पर भी वो प्ले द मैन करता है, प्ले द वर्क करने से ज्यादा।
इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट ऑन एक्सपर्ट। अब देखो सर, ये दोनों पॉइंट ना आपस में रिलेटेड है। कैसे सर, समझाता हूं। अगर वो आदमी मेरा इम्प्लॉय होगा जो एक्सपर्ट है, तो मैनेजमेंट का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा। इन्फ्लुएंस मतलब रोक टोक। और अगर वो इम्प्लॉय नहीं है तो इन्फ्लुएंस भी कम रहेगा। ऐसा नहीं बोल रहा है बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, कम रहेगा। बोलो क्यों? कुछ तो इन्फ्लुएंस रहेगा ही ना मेरे भाई, क्योंकि पैसा पैसा जहां पर इन्वॉल्व होता है वहां पर कुछ ना कुछ लालच तो आ ही जाता है। तो इत्तू इत्तू तो रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा होगा। ठीक है। फिर ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है जहां पर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है कि ऑडिटर का क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ। ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ सच वर्क। लेट्स से हमको ना स्टील इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन पिछले 10-15 साल से हम लोग लगातार मैं स्टील इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहा हूँ। तो अब 12वें साल में मैं जब एक कंपनी का ऑडिट करने गया, मैंने देखा वहाँ एक एक्सपर्ट बैठा है। तो अब ना मेरे को कुछ तो नॉलेज होगी। अगर मैं पिछले 10 साल से ऑडिट कर रहा हूँ स्टील इंडस्ट्री का, तो कुछ तो नॉलेज होगी। ऐसा तो नहीं है गधा बैठा हूँ मैं, कुछ तो आता होगा मेरे को। तो मैं अपने भी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को यूज़ करूँगा एक्सपर्ट के काम को चेक करने के लिए। यहाँ पर अगर आपको फील हो रहा होगा, तो ये जो सिचुएशन 1 है, इसके ठीक पहले मैंने एक्सपर्ट के बारे में क्यों बताया, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड हैं। सिचुएशन 1 में हम ये देख रहे हैं कि मेरा एविडेंस लेने वाला काम कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि सामने वाली कंपनी ने एक एक्सपर्ट बैठा के रखा है। अगर उन्होंने बैठाया नहीं होता तो मेरा काम आसान रहता। ठीक है। अब देखो सर, दुनिया बड़ी छोटी है और ऐसा हो सकता है कि इस एक्सपर्ट के साथ ऑडिटर ने पहले भी काम किया हो। तो ऑडिटर्स प्रायर एक्सपीरियंस विद द एक्सपर्ट, ऑडिटर्स प्रायर एक्सपीरियंस with auditors prior experience with the expert। ओके। तो भैया मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात आती है, तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हम लोग यहाँ पर, अब ऑडिटर का क्या कोई प्रायर एक्सपीरियंस है इस एक्सपर्ट के साथ, क्या पहले भी कभी काम किया हुआ है क्या इस एक्सपर्ट के साथ, तो वो भी हमें काफ़ी हेल्प कर देगा कि अगर पहले इस ऑडिटर के साथ काम किया है। और एक चीज़ और भी है, अगर हमें एक्सपर्ट पर भरोसा नहीं है तो क्यों ना हम लोग ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस ले लें। याद रखना, मैंने पिछली क्लास में बताया, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीडियर और एडिशनल ऑडिट प्रोसीडियर में फ़र्क होता है। ऑल्टरनेटिव का मतलब है ए की जगह बी लगा लेंगे, एडिशनल का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी तीनों लगाएंगे। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है। ऑल्टरनेटिव कब कर रहे हैं? जब एक से काम नहीं बना, ठीक है, तो दूसरा कर लेते हैं। एडिशनल कब कर रहे हैं? एक तो मिल गया और चाहिए। ठीक है। तो द लास्ट पॉइंट इज ऑल्टरनेट ऑडिट एविडेंस। तो अब बात यह है, बच्चा बोलेगा सर इतना पॉइंट याद कैसे रहेगा कि जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट आएगा तो हमें यह चीज चेक करनी है। इसका एक एक्रोनिम बनाया था मैंने, कृपा मी। कृपा मी, मेरे पे कृपा करो, कृपा मी। जिसमें सर, जिसमें के का मतलब है नॉलेज, ठीक है, आर का मतलब है रोम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट,
आई का मतलब है इन्फ्लुएंस, ठीक है। पी का मतलब है प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस। ए का मतलब है ऑल्टरनेट प्रोसीडियर, सॉरी इधर मंगा दिया, ऑल्टरनेट ऑडिट एविडेंस। एम का मतलब है, एम का मतलब है, एम का मतलब है नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर, मैटर। और ई का मतलब है एक्सपर्ट एम्प्लॉय, ठीक है। तो कृपा मी, तो पहला पॉइंट हमारे ऊपर ये है कि अगर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट इन्वॉल्व है तो हम बोलेंगे मेरे पे कृपा कर दो, ठीक है, मेरे पे कृपा कर दो भाई, ये चीज मैं चेक कर लेता हूं। ओके, अच्छा, दूसरा दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, वेयर ऑडिटर गेट्स इन्फो फ्रॉम क्लाइंट। अब ऑडिटर को दूसरे केस में इंफॉर्मेशन क्लाइंट से ही मिल रहा है, क्लाइंट की कंपनी के अंदर से मिल रहा है, कोई एक्सपर्ट टेक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, कोई एक्सपर्ट उक्सपर्ट नहीं है। तो यहां पर ऑडिटर को क्या चेक करना है, सबसे पहले तो उसको चेक करना है एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस मतलब जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एक्यूरेट है कि नहीं और कंप्लीट है कि नहीं। ऐसा तो नहीं आधी अधूरी बात मिल रही है। दूसरा, उसको यह चेक करना है कि वेदर जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो प्रिसाइस है कि नहीं। मतलब यहां पर हम एक वर्ड यूज करेंगे, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कंक्लूसिव नेचर की होनी चाहिए, परसुएसिव नेचर की नहीं। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कंक्लूसिव नेचर की होनी चाहिए, परसुएसिव नेचर की नहीं। मतलब ऐसा ना हो कि इंफॉर्मेशन मिलने के बाद मेरे को और सोचना पड़े, ठीक है, कि भैया कैसे होगा, क्या होगा, मेरे को सोचना पड़े, वैसा नहीं। इंफॉर्मेशन जो मिल रही है कंक्लूसिव नेचर की होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिटेल्ड, ठीक है, डिटेल्ड होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। तो मैं तो सिंपल बोलता हूं, यहां पर भी तीन वर्ड हो गए, ए सी डी पी, ठीक है, डीसीपी, ए प्लस डीसीपी। मतलब डीसीपी इतना अच्छा है वो ए प्लस है। तो ए फॉर हो गया एक्यूरेसी, डी फॉर हो गया डिटेल्ड, सी फॉर हो गया कंप्लीट, पी फॉर हो गया प्रिसाइज। तो दो सिचुएशन हमने आपके सामने बना दी, सिचुएशन वन, सिचुएशन टू। तो ये एक पैरा था मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एक पैरा था इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। अब अगले पैरा में चलते हैं। अब बात आएगी टेस्टिंग की, ठीक है, कि अब हम सबको पता है कि समय हमारे पास कम है ऑडिट के लिए, ठीक है, मतलब एक्चुअल में ऑडिट करने के लिए समय कम होता है, तो हम लोग सबको करना पड़ता है सैम्पलिंग। तो वो सैम्पलिंग के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ता है आइटम। तो वो सिलेक्शन ऑफ एन आइटम कैसे होगा, अब बात होगी उसके ऊपर। तो अगला पैरा आता है सिलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग, कि कौन सा आइटम सिलेक्ट किया जाए टेस्टिंग के लिए, सिलेक्टिंग द आइटम फॉर टेस्टिंग। तो भैया यहां पर ऑडिटर कौन से मेथड का इस्तेमाल करता है ये डिटरमाइन करने के लिए, तो उसके सामने भाई तीन मेथड्स होते हैं सिलेक्शन के लिए, कि कौन सा आइटम वो सिलेक्ट करेगा, उसके सामने तीन मेथड होते हैं। एक मेथड होता है सबसे बेकार, पर पता है मैं एक साथ सच बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं ना एआई आ जाएगा तो ऑडिटिंग को रिप्लेस कर देगा, नहीं सर, एआई आएगा ना तो ऑडिटिंग के काम को और ज़्यादा निखार देगा। एआई आने से सबसे बड़ा एडिशन ये होगा, हम लोग को टेस्ट चेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वी विल बी एबल टू इवेलुएट द 100% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब ये ऑल आइटम वाली चेकिंग पॉसिबल हो पाएगी, इसको 100% चेकिंग बोलते हैं। 100% चेकिंग मतलब एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन विल बी चेक्ड। दूसरा क्या होता है, सिलेक्ट स्पेसिफिक आइटम, यहां पे स्पेसिफिक आइटम को सिलेक्ट किया जाता है। और लास्ट में आता है ऑडिट सैंपलिंग।
लास्ट में आता है ऑडिट सैम्पलिंग। तो तीन चीजें हैं, ऑल आइटम्स को चेक किया 100%, स्पेसिफिक आइटम को चेक किया और ऑडिट सैम्पलिंग, तीन चीजें हैं। ठीक है, ऑल आइटम की चेकिंग, सिलेक्ट स्पेसिफिक आइटम्स की चेकिंग और ऑडिट सैम्पलिंग। ठीक है, ये तीन चीजें। आइए, ओके। अच्छा, अब इनमें फर्क क्या है सर? ऑल आइटम की चेकिंग मतलब 10,000 ट्रांजैक्शन है, मैंने 10,000 के 10,000 ट्रांजैक्शन सबको चेक कर लिया। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा पता है? गलती का कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, गलती का कोई स्कोप ही नहीं है। तो ये 100% आइटम वाली चेकिंग हम लोग कब करते हैं? ये किस केस में की जाती है 100%? ये सूटेबल किस केस में है? ये सूटेबल तब है जब रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट। मतलब मेरे को लग रहा है रिस्क बहुत ज़्यादा है, हाई वैल्यू आइटम है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अदर मेथड्स नॉट पॉसिबल। मेरे को और कोई मेथड पॉसिबल ही नहीं लग रहा सैम्पलिंग एम्पलिंग का। जैसे अगर मेरे को, अब आप, मैंने तो आपको सिलेबस आगे भी पढ़ाया होगा और आप लोग जो देख रहे हो आई होप आपने आगे भी पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होना चाहिए सैंपल लेने के लिए पॉपुलेशन में कोई नेचर होना चाहिए, होमोजीनियस रहेगी तभी आप सैंपल पकड़ पाओगे। तो अगर अदर मेथड पॉसिबल ही नहीं है, मतलब पॉपुलेशन ही पूरा एक दूसरे से अलग है, कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं, तो बेस्ट यही होता है कि आप सब चेक कर लो। ठीक है, और दूसरा सर, ये लार्ज वैल्यू आइटम है, लार्ज वैल्यू आइटम है। तो भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोल होता है ना, सोल, सोल ओपन वाला कॉलेज, देखो वही बन गया, SOL, SOL। तो किस, अब तुम्हारे लिए शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 100, अब केस स्टडी अगर आया कि वो बोल रहा है 100% ऑफ द आइटम चेक करना है, तो आप कैसे इवैल्यूएट करोगे? या मान लो एक केस स्टडी दे दिया, आपको पूछा इन तीनों में से कौन सा मेथड यूज होगा, तो आप अपने आप को ऐसे ही समझाओगे कि क्या ये आइटम सिग्निफिकेंट है? हाँ। क्या ये अदर आइटम अदर मेथड से चेक हो सकता है? नहीं। क्या ये लार्ज वैल्यू आइटम है? हाँ, तो फिर मैं सॉल्व लगाऊंगा, तब 100% आइटम चेक होंगे। सो केस स्टडी से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स। ठीक है, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स। अब ये सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स में ना, आप बच्चा ना इसमें और ऑडिट सैम्पलिंग में कंफ्यूज हो जाता है। ये समझो बात को, ऑडिट सैम्पलिंग में क्या है, मान लो ये लैंड है, ये बिल्डिंग है, 10, मेरे पास 10 जमीनें हैं, 8 बिल्डिंग है और ये प्लांट और 12 प्लांट एंड मशीनरी है। जब सैम्पलिंग की बात होगी तो हम इससे भी सैंपल पकड़ेंगे, इससे भी सैंपल पकड़ेंगे, इससे भी सैंपल पकड़ेंगे। तो सैंपल में एवरी टाइप ऑफ पॉपुलेशन विल बी चेक्ड एंड इट हैज टू बी होमोजीनियस इन नेचर। लेकिन यहां पर कहानी क्या है? यहां पर कहानी कुछ अलग है। यहां पर यह है कि सर अगर हम सिलेक्ट स्पेसिफिक आइटम कर रहे हैं तो हो सकता है कि अगर मेरे पास लैंड उतना ज़्यादा ना हो तो हम लोग इसको हाई वैल्यू आइटम मानेंगे ही नहीं, तो शायद मैं इसको चेक ही नहीं कर रहा। सिलेक्शन ऑफ आइटम में आप हर आइटम में से सैंपल नहीं सिलेक्ट कर रहे, आप आइटम ही सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, आइटम ही सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, कि कौन सा करना है, यू आर सिलेक्टिंग दैट आइटम, कि कौन सा वाला परफॉर्म करना है। ठीक है, आइए, तो अब सिलेक्शन ऑफ आइटम में आपको करना क्या है सब, अब इस कैसे डिसाइड करेंगे? यहां पर आपको काम का आएगा ऐसे 315, क्योंकि वहीं पर आपने ऑब्टेन किया है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, यहीं पर आप कैसे समझ में आएगा कौन सा आइटम को चेक करना है? आप उसके रॉम को असेस करोगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, और पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक देखना, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक देखना, अगर वो होमोजीनियस है तभी ये काम करेगा। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या कि वो होमो है कि हेट्रो है? हेट्रो मतलब सब अलग अलग है, होमो मतलब एक जैसे हैं। ठीक है, तो अब ये मेथड को कब इस्तेमाल करना है? ये मेथड को इस्तेमाल करना है जब धोनी खेल रहा हो। धोनी खेल रहा हो मतलब CSK खेल रहा हो। जब CSK खेल रहा हो तब इस मेथड को यूज करना है।
ठीक है। तो अगर आप सोल में पढ़ रहे हो तो 100% आइटम को चेक करो। अगर सीएसके खेल रहा है तो ये वाले आइटम को चेक करो। क्या खेल रहा है भाई सीएसके? ठीक है, यहां पर कब ऑल आइटम्स ओवर सर्टेन अमाउंट मैंने फिक्स कर दिया। मैं सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर के अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा। अब ये 1 लाख रुपए के ऊपर मेरे को कैसे समझ में आया? जब मैंने मैनेजमेंट से बात की, जब मैंने उनके रिस्क को असेस किया, मैंने देखा यार ये बड़ी कंपनी है। अब रिलायंस जैसी कंपनी है, उसको 1-1.5 लाख रुपए इधर उधर हो गया, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं 5 लाख पे लूंगा ना। यहां पर मेरे को हेल्प क्या करेगा? मटीरियलिटी, जो लास्ट दिन पढ़ाया था। ऑडिट इज अ वेरी कनेक्टेड सब्जेक्ट, एक साथ चलता है। दूसरा, मैं क्या करूंगा? सस्पिशियस आइटम्स को पहले अपने सामने रखूंगा, जिसमें या तो मेरे को प्रीवियस ऑडिट एक्सपीरियंस में गोची मिली थी या इस ऑडिट एक्सपीरियंस में मेरे को गोची मिली है। तो सस्पिशियस आइटम को मैं सबसे सामने रखूंगा। हमारे प्लस वाले बच्चे जानते होंगे, मैं पढ़ाते समय भी बोला, सबसे बड़ा सस्पिशन हमेशा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में होता है, सबसे ज्यादा। तो वो तो भाई एकदम ढंग से चेक करना है मेरे को। अब सस्पिशियस आइटम्स मेरे को कैसे पता चलेगा? उसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि प्रीवियस ऑडिट से सीख लूंगा मैं। हो सकता है पहले वाले ऑडिट से जो मैंने भापा है उससे समझ में आ जाएगा मेरे को, प्रीवियस ऑडिट से। ठीक है, नेक्स्ट है सर की आइटम्स। की आइटम्स, ठीक है, हाई वैल्यू आइटम्स या की आइटम्स की भैया कौन कौन से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उनको चेक करूंगा। ऐसा हो सकता है कोई चीज इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस समझाना चाह रहा हूं सिलेक्ट स्पेसिफिक में और ऑडिट सैम्पलिंग में। वैसे मैंने एग्जांपल से समझाया, लैंड बिल्डिंग मशीनरी तीनों है, तीनों से एक एक पकड़ा तो सैंपल है। लैंड को कंसिडर ही नहीं किया क्योंकि वो मटेरियल ही नहीं है हमारे लिए, सिलेक्ट स्पेसिफिक आइटम हो गया। सब कुछ चेक किया, एक एक लैंड एक एक मशीनरी, 100% चेकिंग हो गया। डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज ऑडिट सैंपलिंग? ड्रॉइंग अ कंक्लूजन, ड्रॉइंग अ कंक्लूजन on the population based on drawing a conclusion on the population based on sample being evaluated। कि जो सैंपल को आप चेक कर रहे हो, सैंपल बीइंग इवैल्यूएटेड। क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, उस सैंपल को हम लोग मानते हैं कि वो पूरे पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव है। इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। तो ये मेथड हो गए मेरे चेकिंग के लिए। ठीक है, 3 मेथड है। अब इसके ऊपर क्या आती है? केस स्टडी आती है। ठीक है, कि आप बताओ ऐसी ऐसी सिचुएशन है तो हमें कौन सा मेथड चूज करना चाहिए। याद रखना, अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन है, टाइम कम है आपके पास और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देन यू गो विथ सैम्पलिंग। क्या बोला? होमोजीनियस आइटम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेम नेचर के हैं सब, देन यू गो विथ सैम्पलिंग। हाई वैल्यू आइटम है, ठीक है, लेकिन सारे आइटम चेक नहीं करना क्योंकि कुछ ही मटेरियल है, सिलेक्ट स्पेसिफिक। सब मटेरियल है, ठीक है, बाकी कोई मेथड पॉसिबल नहीं है और सब कुछ सिग्निफिकेंट है, गो विद 100% आइटम चेकिंग। दैट इज हाउ यू डिसाइड, दैट इज हाउ यू डिसाइड। मेरे को जस्ट 1 मिनट देना, वॉशरूम होके आता हूँ मैं, एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड विद इनकंसिस्टेंसी एंड डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। जस्ट एक
आइए। ओके, ओके, तो ये हो गया सर सिलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग, ये खत्म हुआ। ओके, उसके बाद ये निपट गया। नेक्स्ट, अब आते हैं सर इनकंसिस्टेंसी और डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कि अगर हमें ऑडिट एविडेंस पर ही शक है, या तो दो तरह के एविडेंस हमको मिले, इनकंसिस्टेंसी हो गई। जैसे क्या हुआ, हमने क्रेडिटर को पूछा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से क्रेडिटर बोल रहा है 4 करोड़ है, हमने किताबों में चेक किया 5 करोड़ लिखा है, इनकंसिस्टेंसी हो गई। अब जैसे ही इनकंसिस्टेंसी हुई, हमें शुरू हो गया डाउट, डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कि ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी पर हमें डाउट हो गया। डाउट ओवर इनकंसिस्टेंसी और डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ठीक है, तो ये किस केस में होगा सर, अगर वन सोर्स कॉन्ट्रडिक्स विद अनदर। क्या हो गया मेरी राइटिंग को, वन सोर्स कॉन्ट्रडिक्स विद अनदर। अब आप सोच रहे हो मैंने आज रिकॉर्ड क्यों कर दिया। एक्चुअली मेरी क्लास आज इंटर वाली मे की 9:30 बजे ख़त्म हो गई, ठीक है। उनका चैप्टर ख़त्म करना था मेरे को, ख़त्म हो गया, जल्दी ख़त्म हो गया। तो मैंने बोला अब मैं 11 बजे तक बैठ के क्या टाइम वेस्ट करूं, मैं बोला अभी रिकॉर्ड करके डाल देता हूं, 11 बजे से मैं अपना कुछ कंटेंट वंटेंट शूट करने का काम कर लूँगा, और फिर 1 बजे मेरी स्पेशल क्लास है वो ले लूँगा, तो सबका स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इसीलिए वन सोर्स कॉन्ट्रडिक्स विद अनदर, एक सोर्स दूसरे सोर्स के साथ लड़ाई कर रहा है, वही जो डेटर वाला क्रेडिटर वाला एग्जाम्पल दिया। इंक्वायरी फ्रॉम TCWG एंड मैनेजमेंट, मैंने एक ही मैटर पर दोनों से क्वेश्चन पूछा, TCWG से भी पूछा, मैनेजमेंट से भी पूछा। मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है, TCW कुछ और बोल रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट कुछ और बोल रहा है, TCWG कुछ और बोल रहा है। तो अब मेरे दिमाग में आ रही कंफ्यूजन कि आखिरकार बात सुननी कैसी है। कि बात सुननी किसकी है, ठीक है। हु शुड आई लिसन टू, तो यहां पर इंक्वायरी में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो ये मेरे को डाउट्स मेरे दिमाग में रेस करते हैं, ठीक है, ये मेरे दिमाग में डाउट्स रेस करते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना, यहां पर जाके आपका ऐसे 500 खत्म होता है। ये जो हम लोग ने पूरी पढ़ाई की है ना, ये जो हम लोग फर्स्ट क्लास से अभी तक जितना कुछ पढ़े हैं, ये ऐसे 500 था। बहुत बड़ा ऐसे है ये, मेरे को पता है, इसमें टोटल में 12 पैरा है, ठीक है। अब लास्ट एक चीज मैं बोलूंगा कि रिलायबल है कोई चीज या नहीं, इसका इवैल्यूएशन हैज टू बी डन बाय द ऑडिटर। The evaluation of the same has to be done by the auditor. और इसका एक और भी रीज़न है, पता है कि आज हम क्लास क्यों नहीं लाइव ले पाए। हम बस उम्मीद में हैं कि ये आज अपलोड हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि आज चेन्नई में आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो, बहुत बड़ा साइक्लोन आया। तो मैं यहाँ ऑफलाइन पढ़ाने आया था, मैं क्लास भी नहीं ले पाया ऑफलाइन जाके, क्योंकि मेरे जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ कॉटेज में, उसके ठीक बाहर ही पानी भरा हुआ है। इतना भयंकर पानी बरसा है आज, तो ऑफलाइन क्लास कैंसिल हो गई। उसके बाद क्योंकि पानी बरसा तो इंटरनेट उड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो भी हो रहा है सिर्फ फ़ोन से हो रहा है।
अब मेरे को पता है कि फ़ोन के डेटा में इतनी पावर तो होगी नहीं कि आपका लाइव मैं ले पाऊँ, और मैं चाहता था कि क्लास की फ्रीक्वेंसी बनी रहे। कि क्लास की फ्रीक्वेंसी बनी रहे, इसीलिए मैंने कर लिया अभी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। मैं आपकी क्लास रात को करने वाला हूँ क्योंकि 1:45 आपके लिए थोड़ा सा ऑड टाइम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ पूरा अटेंटिव रहें लोग, इसलिए 12:15 AM पर, ठीक है, मैं यूट्यूब करने वाला हूँ आप लोग का ऑडिट का, कल से, संडे से नहीं, मंडे से, ठीक है। तो मंडे से आपका 12:15 AM पर वाईटी होगा, ठीक है। मतलब मंडे की रात को, मतलब ट्यूसडे बेसिकली, नहीं मंडे मंडे मंडे, थोड़ा कन्फ्यूजन है। मतलब 2 दिसंबर को रात को 12:15 पर, ये बात, ठीक है। 2 दिसंबर को रात को 12:15 पर, ओके। चलो ठीक है, तो मैं अभी के लिए इसको यहीं तक रखता हूँ, जिससे भगवान करे ये अपलोड भी कर पाऊँ मैं और अटके ना, ठीक है। चलो कमेंट ज़रूर करना यार।